नमस्कार। भारत का भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपको विदित ही है, पिछले 3 सप्ताह में हमने विविध पीडीएफ और वीडियो की सहायता से भारत के भौतिक विभाजन को समझा कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है और प्रत्येक भौतिक प्रदेश की क्या विशेषता है, इसको समझा। आपने भारत के जो भौतिक विभाजन को समझा और पढ़ा तो आपके मन में निश्चित रूप से एक सवाल आया होगा, यदि हम भारत को भौतिक, प्राकृतिक या किसी अन्य दृष्टि से देखें तो भारत लगभग विविध प्रकार का है। यदि हम भौतिक संदर्भों की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम भारत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, चाहे वो जलवायु लक्षण हो, चाहे सांस्कृतिक विशेषताएं हों, चाहे वो कृषि संबंधी संदर्भ हो। हर दृष्टि में भारत में अनेक विविधताएं हैं, लेकिन इन विविधताओं के साथ आपने ये भी महसूस किया होगा कि पूरे भारत में एक विशिष्ट अंतर्निहित एकता है, जो बावजूद इतनी विविधताओं के हमें जोड़े हुए है, हमें मिलाए हुए है और हम एक देश के रूप में क्रियान्वित हो रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी संदर्भ में है कि भारत विविधता में एकता और भारत विभिन्नताओं का देश। चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इस संदर्भ में भी कई बार सवाल आए हैं कि किस प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं हैं, किस प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं हैं और बावजूद उन विविधताओं के हम एक हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सब के बारे में ही बात करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। 2 शब्द थे, विविधता और भिन्नता और एकता। यदि हम विविधता और एकता दोनों शब्दों को लें तो कई संदर्भों में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, होते हैं। लेकिन यदि भारत के संदर्भ की बात करें तो विविधता और एकता दोनों ही तथ्य भारत के संदर्भ में पूर्णतया सत्य प्रतीत होते हैं। पूर्णतया नहीं, निश्चित रूप से भारत में अनेकों विविधताएं भी हैं और उसी के साथ साथ अंतर्निहित एकता भी है। आज इसी बारे में बात करें। भारत अनेक विविधता और भिन्नताओं वाला देश। वस्तुतः प्राकृतिक परिवेश द्वारा भारत को एक विशिष्ट उपहार दिया गया है। यदि हम बात करें, जो इसकी उत्तरी सीमा है वो गगनचुंबी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा परिवेशित है। यदि हम बात करें दक्षिण सीमा की, दक्षिण की सीमा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की द्वारा परिवेशित है। इसके पश्चिम में जहाँ विशाल थार मरुस्थल है, वहीं पूर्व में मिजो पहाड़ियों तक विशाल पठारी और पहाड़ी मैदानी भाग। मध्यवर्ती भारत में विशाल गंगा का मैदान और दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय मैदान। वस्तुतः प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट प्राकृतिक और भौतिक संरचना दी है, जो भारत के लिए एक अनुपम उपहार है। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इन अधिकाधिक विविधताओं के बावजूद भी सभी तत्वों में एक विशिष्ट अंतर्निहित एकता मौजूद है और इस अंतर्निहित एकता का साक्षी हमारा इतिहास है। वस्तुतः यही विशिष्ट अंतर्निहित एकता, जिसका साक्षी हमारा इतिहास है, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय एकता का मूल आधार है। अक्सर हम बात करते हैं एकता की, जैसे हम बात करें सामाजिक की, मोटे तौर पर भारत में 2 विशिष्ट संस्कृतियां हैं।
उत्तर में हम बोलते हैं मोटे तौर पर आर्य संस्कृति। विंध्याचल सतपुड़ा के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसे हम बोलते हैं द्रविड़ संस्कृति। दोनों संस्कृतियाँ खान पान, भाषा, बोली, रीति रिवाज हर दृष्टि से पूर्णतया भिन्न हैं, लेकिन बावजूद इस भिन्नता के हम एक हैं। हम बात करें सामाजिक रीति रिवाजों की, वस्तुतः संसार में जितने धर्म हैं, भारत में उन सभी धर्मों के धर्मावलंबी जो धर्मावलंबी भारत में मौजूद हैं। दो प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की उद्गम स्थली भारत को ही माना जाता है। हम बात करें आर्थिक एकता की, उत्तरी मैदानी भाग कृषि संपन्न प्रदेश है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार अलग प्रकार की विशेषता लिए है, तटीय भागों में अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं विकसित हो रही हैं। सारांश में कहना चाहता हूँ कि आर्थिक विशेषता भी भिन्नता लिए है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है जनसांख्यिकीय विशेषता, जलवायु और भौतिक लक्षणों के आधार पर यदि हम बात करें तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत आपस में पूर्णतया एक दूसरे से भिन्नता लिए होते हैं। यदि हम पूर्व और पश्चिम की तुलना करें तो उनमें भी आपस में भिन्नता है। अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा, अलग बोली, अलग खान पान, अलग संस्कृति, ये भारत की विशेषता है। यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठारी भाग की तो बहुत सारी हमारी जनजातियाँ निवास करती हैं, संथाल, गोंड और अनेक। हमारी आर्थिक और हमारी सामाजिक सुरक्षा एवं हमारा राष्ट्रीय गौरव इस विशिष्ट एकता के कारण ही संभव है। आज पूरे विश्व में जो भारत की एक अलग छवि है उसमें यदि योगदान है, वो योगदान है हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक सुरक्षा और हमारी जो ये विविधताओं से युक्त एकता है, ये हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती है। हमारी प्रमुख विविधताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले संरचनात्मक विविधता, इनका वर्णन मैं बारी बारी से करूँगा। दूसरी है उच्चावचीय विविधता, तीसरी है अपवाह संबंधी विविधता, चौथी है जलवायु संबंधी विविधता, इसी कड़ी में आगे है वानस्पतिक विविधता, मृदा संबंधी विविधता, कृषि संबंधी विविधता, खनिज संबंधी विविधता, जलीय आवश्यकता संबंधी विविधता, ऊर्जा संबंधी विविधता, उद्योग संबंधी विविधता, संचार साधन संबंधी विविधता, आवागमन साधन संबंधी विविधता और सबसे इम्पोर्टेंट जनसांख्यिकीय विविधता। अब हम बारी बारी से संक्षिप्त में प्रत्येक विविधता को कुछ विशिष्ट उदाहरणों से या उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, संरचनात्मक विविधता। हमने वीडियोस में जो भारत को अलग 5 भौतिक विभागों में बांटा, वही वस्तुतः संरचनात्मक और उच्चावचीय विविधता का मूल आधार है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जहाँ विशाल गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो पामीर के पठार से लेकर उत्तर पूर्व में मिजो पहाड़ियों तक 2400 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तारित है। मध्यवर्ती पठारी भाग में विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है? ये संरचनात्मक विविधता प्रदान करती है।
मध्यवर्ती गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, जहाँ नदियों द्वारा हर वर्ष कांप मिट्टी द्वारा उपजाऊ मैदान बनते रहते हैं और फलतः संपूर्ण क्षेत्र बहुत ज़्यादा कृषि संपन्न प्रदेश है। हम बात करें उच्चावची विविधता की, पूरी तरह हमारे भौतिक गुणों से सराबोर है। उत्तर में जहाँ 6000 मीटर से ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, उनके पैरेलल इतनी गहरी नदी घाटियाँ भी हैं। उसके बाद समतल गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। यदि हम बात करें अपवाह संबंधी विविधता की, उत्तर में जहाँ गंगा सिंधु रावी व्यास झेलम यमुना सोन गंडक दामोदर, प्रायद्वीप भारत में कावेरी तुंग भद्रा गोदावरी, पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम भारत की छोटी नदियाँ लेकिन नर्मदा ताप्ती सोम जाखम बनास, ऐसी अनेकों नदियाँ। हर भाग अपवाह संबंधी विविधताएँ लिए हुए है। उत्तरी पर्वतीय भाग जहाँ से ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं, तीव्र प्रवाहिनी नदियाँ जब मैदानों में आती हैं तो काप मिट्टी के जमाव से पूरा का पूरा भाग संप्राय मैदान बदल जाता है। फलतः काप मिट्टी के जमाव से निरंतर उपजाऊ मृदा बनी रहती है और कृषि संपन्न भाग है। प्रायद्वीप पठार की बात करें तो वहाँ की नदियाँ तीव्र ढलान युक्त है। एक विशेष तौर की बात करें हम नर्मदा और ताप्ती नदियों की, यद्यपि इस संपूर्ण भाग का ढलान पूर्वी दिशा की तरफ है जहाँ गंगा या अन्य नदियाँ आती हैं, लेकिन चूँकि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, फलतः वो विपरीत प्रकार का अपवाह क्रम दर्शाती है, एंटीसीडेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। और ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी के बजाय ये पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विपरीत अपवाह क्रम दर्शाती है। तो आपको सिर्फ आंसर एक ही ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। यदि हम बात करें जलवायु संबंधी विविधता की, तो इस संदर्भ में भी भारत बहुत विशिष्ट देश है। भारत वस्तुतः ऐसा देश है जहाँ संसार के सभी भागों में जितनी जलवायु पाई जाती है, वे सभी जलवायु आंशिक या पूर्ण रूप से भारत में भी मौजूद है। उदाहरण के रूप में उत्तर की जहाँ टुंड्रा और टैगा जलवायु, उत्तरी मैदानों में जहाँ आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, प्रायद्वीप भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु ये अपने पर्याप्त है। पूर्व में मौसिन राम नामक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिन राम में। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के दिया जाता है। अधिकांश बारिश वैसे होती है संसार में वर्षा वनों में, लेकिन कई बार किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम नामक ग्राम में होती है, जो कि मूलतः मेघालय राज्य का एक गांव है। कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि जो मौसिन राम गांव है वह मूलतः किस राज्य का हिस्सा है। उस संदर्भ में भी आप बता सकते हैं मौसिन राम मेघालय राज्य का हिस्सा है। इसी प्रकार यदि हम जलवायु के संदर्भ में और बात करें, प्रायद्वीप पठार की बात देखिए आपने, पूरा का पूरा इलाका तटीय भाग है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु मध्यवर्ती भाग है। बीच में कुछ ऐसे स्थान भी हैं, ऊटी, महाबलेश्वर, डलहौजी,
जहाँ की जलवायु जीवन जीने योग्य और आदर्श जलवायु है। तो सारांश में यदि मैं कहूँ आपसे, तो भारत विविध जलवायु युक्त क्षेत्र है। भारत एक विशिष्ट क्षेत्र है जो अपने आप में विशिष्टता लिए है। यह विशिष्टता इसे संरचनात्मक, उच्चावचीय, अपवाह और जलवायु संबंधी विविधता प्रदान करती है। यह विविधता ही एक तरह से तो भिन्नता पैदा कर रही है, लेकिन यदि हम समग्र रूप से देखें, इस विविधता ने हमें आपस में एक सूत्र में जोड़ रखा है, जिनके बारे में मैं आपसे आगे भी बात करूँगा। मैंने कुछ मानचित्रों और इस चित्र की सहायता से आपको एक चीज़ दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे इन दो नक्शों में मैंने भारत की फिजियोग्राफी और उच्चावच को समझाने का प्रयास किया है। आप देखिए, उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग असीम गगनचुंबी पहाड़ी युक्त है। मध्यवर्ती भाग की बात करें, समतल मैदानी भाग है, विशेषकर हिमालय का पदतलीय भाग। फिर दक्षिणी प्रायद्वीप पठारी भाग है, गंगा और सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में, वो भी उबड़ खाबड़ है। तटीय मैदान की बात करें तो भी वो विशिष्ट प्रकार की जलवायुवीय विशेषता लेता है। सारांश में यदि हम समझें तो भारत उच्चावचीय और संरचनात्मक विविधता लिए हुए है, लेकिन वर्ष भर बहने वाली सर्वनीरा नदियां द्वारा इसको सिंचित किया जाता है। फलतः यदि हम इसको आंकड़े की दृष्टि में देखें, पूरे विश्व का क्षेत्रफल मात्र 2.3, लेकिन कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग पूरे विश्व का 19%। लेकिन इतनी जनसंख्या को यहाँ की उर्वरा मिट्टी जल प्रदान कर रही है, अन्न प्रदान कर रही है। इस तीसरे पिक्चर में आप देखिए, एक तो हमारा उत्तरी भाग है। पिछले दिनों केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, उस संदर्भ में एक चित्र है कि ऋषिकेश की एक शिव मूर्ति थी। उस बाढ़ में इतना पानी आया कि यह मूर्ति पानी के लगभग डूब गई। इसी चित्र का एक हिस्सा देखिए, थार मरुस्थल का भाग, जहाँ वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है। वहीं उत्तर पूर्व का भाग देखिए, मौसिनराम, जहाँ वर्षा का औसत लगभग 1400 सेंटीमीटर है। तो सारांश में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि भारत विविधताओं युक्त देश है। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में